अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है रिश्तों की बासी। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे यकीन है जो मेरी रुदात को समझ पाएगा तो वो मुझे भी अच्छी तरह समझ सकेगा। वो समझ सकेगा कि मैं अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मुझे आम लड़कियों की तरह देखा, समझा और परखा नहीं जा सकता। मैं कोई गेंद नहीं हूँ कि मुझे ठोकरों में रखा जाए, गुम हो जाने के लिए दूर कहीं फ़ज़ा में उछाल दिया जाए, फिर इसे भुला दिया जाए कि कहीं पड़ी रहने दो, कोई उठाकर ले जाएगा। हो सकता है कि मेरी तरह दूसरी लड़कियाँ भी ख़ुद को ख़ुसूसी अहमियत देती हों, लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मुझे कोई समझने वाला हो, मैं फ़हमीदा और फ़हमी हूँ, गलत फ़हमी नहीं हूँ। मेरे सौतेले वालिद मोटे भद्दे और एकदम फजूल से आदमी हैं। इनकी सोचती हुई संजीदा गहरी आँखें ऐसे इंतज़ार में डूबी रहती हैं जैसे कोई इनके सर पर चपत मारकर गुज़रने वाला हो, मगर कोई गुज़रता नहीं है, इसलिए आँखों में सहमा हुआ इंतज़ार रहता है। मेरी मम्मी को रोना ना आए तब भी मुँह बसोरती रहती हैं, नाक पर रुमाल रखकर ज़ोर से सांस बाहर खींचती हैं और सांस के साथ नज़ले की सौगात बाहर आती है। नज़र नहीं आती, रुमाल में छुप जाती है। मैं समझती हूँ इनके दिमागों में कोई आसेब फंसा हुआ है। दरअसल उन्होंने मुझे जैसा बनाया मैं वैसी बन गई और वो ये बात भूल नहीं पाते हैं। मैं खूब समझती हूँ अब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि इनके लिए नाकाबिले इलाज हो गई हूँ। ये बात इन्हें हलाक करती रहती है, ऊपर से नहीं अंदर से करती रहती है। वो मुझे बड़े तहम्मुल से झेल रहे हैं। ये बात भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं कि डॉक्टर ज़ैदी मेरे इलाज से मायूस हो गए हैं। वो मेरी बात का जवाब न दे सका या मेरी बात समझ न सका। मैंने पूछा, माज़ी अहम है या हाल? उसने आम सा जवाब दिया, माज़ी कुछ देकर जाता है लेकिन हाल अहम है। मैंने कहा, माज़ी मेरा बाप बशीर अहमद है, हाल मेरा सौतेला बाप बदर आलम है। अब बोलो, माज़ी अहम है या हाल? ज़िंदगी का जो दौर तुम्हारी माँ के लिए अहम है वही तुम्हारे लिए अहम है। हर फर्द की अपनी ज़िंदगी है, मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीना है। माँ सौतेले बाप के नाम से जिएगी, मैं किस बाप के नाम से जीऊँ? तुम फ़हमीदा बिनते बदर आलम कहलाती हो, इसी नाम से बाकी ज़िंदगी गुजारनी है। बर्थ सर्टिफिकेट में फ़हमीदा बिनते बशीर अहमद है। माँ मेरे लिए सौतेला बाप ले आई, स्कूल में फ़हमीदा बिनते बदर आलम लिखवा दिया। मेरे बाप से लहू के कतरे का हक छीनकर सौतेले बाप को दे दिया। माजी में लहू का सच्चा कतरा है, हाल में छीना झपटी है। बोलो, माजी अहम है या हाल? हाल से समझौता करो। डॉक्टर ज़ैदी, आप अपने बाप का नाम मिटाकर सौतेले बाप की वल्दियत लिखेंगे? मेरा एक ही बाप है। माँ चाहेगी तो सौतेला आ जाएगा, सगा छूट जाएगा। क्या बकवास कर रही हो? मेरी माँ तुम्हारी माँ जैसी नहीं है। मेरी माँ, वो कहते कहते ठिठक गया। मेरी मम्मी ने नागवारी से पूछा, डॉक्टर, तुम्हारी माँ मेरी जैसी नहीं है, क्या कहना चाहते हो? क्या मैं आवारा हूँ, बदचलन हूँ? मैंने बाकायदा दोबारा निकाह नहीं पढ़वाया है? वो उठकर खड़ा हो गया और ये कहता हुआ चला गया, मैं इसका इलाज नहीं कर सकूँगा, ये एब नॉर्मल है, एब नॉर्मल ही रहेगी। मम्मी ने थोड़ी देर तक मुझे बेबसी से देखा, फिर कहा, तुम एब नॉर्मल नहीं हो, खामखा बनती हो, मेरे अंदर एहसास जुर्म पैदा करती रहती हो। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, आपको जुर्म का एहसास नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने तो बाकायदा दूसरा निकाह पढ़वाया है। वो बोली, निकाह भी पढ़वाया है और दिल से बदर आलम को मजाजी खुदा मानती हूँ। तुम इन्हें बाप नहीं मानती, वो तुम्हें सगी बेटी की तरह चाहते हैं और तुम सौतेली बनकर रहती हो। मैंने उलझते हुए पूछा, यही तो मैं पूछती हूँ, वो मुझे सगी बेटी की तरह क्यों चाहते हैं? मेरे अपने बाप की चाहत क्या कम है? अब वो तुम्हारा बाप नहीं है। आपने तलाक ली, वो आपके शौहर नहीं रहे।
طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرے باپ بھی نہیں رہے۔ میں نے شیشے کا گلدان اٹھا کر فرش پر پھینک دیا۔ وہ ٹوٹ کر دور تک بکھر گیا۔ وہ ڈانٹ کر بولی، کیا پھر پاگل پن کا دورہ پڑ رہا ہے؟ جو دیکھے گا یہی کہے گا کہ مجھ پر یوں ہی پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کوئی مجھے سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ میرا سوتیلا باپ شیشے کا گلدان ہے۔ وہ اپنے اندر میری محبت کے جتنے بھی پھول سجائے پھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ ممی نے میرے باپ کو دور پھینک دیا۔ وہ بیٹی کے دل سے نہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا۔ اتنی سی بات ممی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ خون خون ہوتا ہے، شیشے کا گلدان نہیں ہوتا۔ کسی کے دل میں اور دماغ میں محبت کو جبراً ٹھوس نہیں سکتے۔ میں پتھر کو ابو کہوں گی تو وہ پتھر ہی رہے گا، ابو کو پتھر کہا جائے گا تب بھی وہ میرے ابو ہی رہیں گے۔ شام کو میرے سوتیلے والد بدر عالم دفتر سے آئے۔ ماں نے میری شکایتیں کیں۔ ڈاکٹر زیتی نے اس کا علاج کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بدر عالم نے کہا، انکار کرنے دو، یہ بیمار ہے نہ ایب نارمل ہے، تم کیوں خواہ اس کے ذہن پر بوجھ ڈالتی ہو؟ وہ میرے لیے ایک خوبصورت شلوار سوٹ لائے تھے۔ وہ اکثر کچھ نہ کچھ لاتے رہتے تھے، میں کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے وہ سوٹ پیس میری طرف بڑھایا، میں اسے لے کر ایک صوفے پر ڈال چکی تھی۔ ممی نے مجھے تیز نظروں سے گھورا، پھر ان سے کہا، آپ کیوں اس کے لیے چیزیں لاتے ہیں؟ اس کے تیور دیکھیں، سیدھے منہ بات نہیں کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ اس کے لیے تحفے لایا کریں۔ بدر عالم جب بھی میری ناراضگی دور کرنے کے لیے میرے قریب آتے تو ممی معنی خیز انداز میں بولنے لگتی تھیں۔ میں 15 برس کی تھی، 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ یہ بتاتی چلوں کہ میری ممی بہت خوبصورت اور جوان تھیں۔ انہیں دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 2 شوہروں کو بھگتا چکی ہیں اور مجھ جیسی بیٹی کی ماں ہیں۔ دیکھنے والے ہم دونوں کو بہنیں سمجھتے تھے۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ لوگ ہمیں بہنیں سمجھتے ہیں تو سمجھنے دو، تمہیں سچ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بائی دا وے، تم مجھے باجی کیوں نہیں کہتی؟ وہ میری ماں تھیں، اور ماں بہت عظیم ہستی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے میرے ابو کو چھوڑ کر اپنی اہمیت کم کر دی تھی، اور دوسری شادی کر کے صرف یہ نہیں کہ ابو کو اپنی محبت سے محروم کیا ہے بلکہ میرے حصے کی ممتا بھی کم کرتی ہے۔ آئینہ کسی کو نہیں دیکھتا، سب آئینے کو دیکھتے ہیں۔ ممی تو جیسے آئینہ دیکھنے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھیں۔ فرصت نہ ملے تب بھی فرصت نکال کر اپنے عکس کے روبرو آ جاتی تھیں۔ خود کو جگہ جگہ سے چھو کر دیکھتی تھیں، کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے۔ وہ دوپٹے کو بوجھ سمجھتی تھیں اور مجبوراً اسے شانے پر ڈال کر چھوڑ دیتی تھیں۔ وہ زمین پر گھسٹتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ بدر عالم نے شادی سے پہلے ان کے نام ایک کوٹھی اور ایک کار لکھ دی تھی اور ان کے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ روپے جمع کرا دیے تھے۔ جب وہ فخر سے اپنی کار میں بیٹھتی تو دوپٹے کا پلو دروازے میں ضرور پھنستا تھا اور باہر کی طرف لہراتا جاتا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کوئی اشارے سے بتائے کہ دوپٹہ پھنسا ہوا ہے، یوں بتانے والا انہیں دیکھے اور پھر دیکھتا ہی رہ جائے۔ وہ بڑے شاہانہ انداز میں متوجہ کرتی تھیں۔ ان کے مزاج میں یہ تضاد تھا کہ وہ مجھے ہر وقت دوپٹے کو سر پر رکھنے کی تاکید کرتی رہتی تھیں۔ کہیں بھی جاؤں مجھ پر کڑی نظر رکھتی تھیں۔ خود آزادی سے گھومتی پھرتی تھیں، لیکن میرے آنے جانے پر پابندی لگاتی رہتی تھیں۔ صرف اسکول جانے اور آنے کی آزادی تھی۔ جب میں واپس آتی تو میرے اسکول بیگ کی تلاشی لیتی تھیں کہ کہیں کسی نے مجھے لو لیٹر تو نہیں دیا ہے، جبکہ میں 15 برس کی تھی اور وہ مجھے وقت سے پہلے بالغ بنا رہی تھیں۔ آئینہ کہتا تھا اور دنیا بھی کہتی تھی کہ میں اپنی ممی کی طرح خوبصورت اور پرکشش ہوں۔ ممی پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ پہلے تو صرف اسکول بیگ کو چیک کیا جاتا تھا، مگر اب میرے واش روم کی کیبنٹ اور الماری کی تلاشی بھی لی جانے لگی تھی۔ یہ کوئی دوستانہ رویہ تو نہیں تھا، اس لیے ان سے محبت کم سے کم اور نفرت زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ گھر سے اسکول جاتے وقت میری ایک چھوٹی سی دنیا تھی۔ اس دنیا میں چند سہیلیاں تھیں، اسکول ٹیچر اور میری ممی تھیں۔ مجھے کسی سے بیزاری نہیں تھی، سبھی اچھے لگتے تھے۔ صرف ممی ایسی تھیں جن کی آواز دور سے ہی سن کر میں بیزار ہو جاتی تھی۔
मेरे सौतेले वालिद हुस्न परस्त थे, तभी तो उन्होंने मेरी मम्मी से शादी की थी। इन जैसे दौलतमंद को दर्जनों कंवारी लड़कियां मिल सकती थीं, लेकिन मम्मी में कुछ ख़ास बातें होंगी, ख़ास अताएँ और गैर मामूली कशिश होगी, इसलिए उन्होंने मेरे अब्बू से इन्हें छीन लिया था। दूसरे की औरत को छीन लेने की मर्दानगी से एक अजीब तरह की मुसर्रत हासिल होती है। औरत भी कम नहीं होती। मम्मी ने अपनी खूबसूरती और दिलकशी के चेक को अच्छी तरह कैश कराया था। एक गंजे और भद्दे शख्स से सिर्फ दौलत की खातिर शादी की थी। मेरे अपने अब्बू शायर और दानिश्वर कहलाते थे, बस इतना ही कमाते थे कि ज़रूरतें पूरी हो जाएं। उन्होंने कोठी, कार और बैंक बैलेंस के बारे में कभी नहीं सोचा। इसी बात पर मेरी मम्मी ने पटरी बदल ली, अब्बू को छोड़ दिया और बदर आलम के पास आ गईं। मेरे अब्बू को ये इत्मीनान था कि मैं इनकी अपनी बेटी हूँ, जहाँ भी रहूँगी मेरी रगों में इनका खून गर्दिश करता रहेगा और मैं इन्हीं के नाम से पहचानी जाऊँगी। मम्मी दूसरों से कमतर रहना नहीं चाहती थीं। इन्हें मुफलिसी और मोहताजी से खौल आता था। मेरे अब्बू से दिन रात झगड़ती रहती थीं। अब्बू ने अपनी महदूद दुनिया में पुरसुकून रहने की खातिर इन्हें तलाक दे दी। दोनों ने इस लेन देन में मुझे नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने आम वालिदैन की तरह सोचा कि बच्चे तो कहीं भी पल जाते हैं। जब यतीम खाने में परवरिश हो जाती है तो सौतेले बाप के साए में भी हो सकती है। मेरे अब्बू मुझसे दूर हो गए। मेरी मम्मी के लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बदर आलम इनके करीब आ गए। इनकी दिल जोई करने वाला इन्हें मिल गया। मेरी दिल जोई करने वाला, मुझे सगी मोहब्बतें देने वाला कोई नहीं रहा। मेरे अंदर महरूमियों का एहसास पैदा करने वाली मेरी मम्मी हैं। मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया, इंटर में दाखिला लिया तो 19 बरस की हो चुकी थी। ऐसी भरपूर हो गई थी कि मम्मी से 19-20 का फ़र्क रह गया था। वो बुटीक से एक लिबास अपने लिए लाई थी। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। मैंने इसे पहनकर देखा तो वो मुझे देखती की देखती रह गईं। वो परेशान होकर बोली, इसे उतार दो, ऐसे तंग लिबास न पहना करो। आप क्यों पहनती हैं? मैं शादीशुदा हूँ, मुझसे बहस ना करो। क्या मर्द शादीशुदा औरतों को नहीं देखते, आंखें बंद कर लेते हैं? आप सिर्फ शादीशुदा नहीं हैं, एक जवान बेटी की माँ भी हैं। आपको तो चादर लपेट कर रहना चाहिए। तुम मेरी माँ नहीं हो कि मुझे पहनना ओढ़ना सिखाओगी। नानी जान ने आपको मेरी उम्र में ये नहीं सिखाया था जो आप मुझे सिखा रही हैं। आप तो ये किताबी चेहरा लेकर किताब के रंगीन सरबक की तरह खुद को दिखाती फिरती हैं। आपको मेरी फ़िक्र क्यों है? मेरी तरफ से क्या अंदेशा है? इन दिनों जब आपको कोई भगा कर नहीं ले गया तो मुझे कौन भगा कर ले जाएगा? मुझे मेरी निगाहों से बचना आता है। मैं बदनीयत लोगों को इनकी बातों से और इनके घातों से पहचान लिया करती थी। ये चालाकी तुम में नहीं है। मेरी उम्र की सभी लड़कियां चालाक होती हैं। कोई एक बात कहे तो हम इस बात के पीछे छुपे हुए इरादों को समझ लेती हैं। आपके बदर आलम साहब आपके लिए भी शॉपिंग करते हैं और मेरे लिए भी शॉपिंग करते हैं। मैं खूब समझती हूँ। आपके लिए की जाने वाली शॉपिंग को वो बीवी की ज़रूरत समझते हैं और मेरे लिए ख़रीदी हुई हर चीज़ को वो तोहफे के तौर पर पेश करते हैं। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा। इन्हें यही बात खटकती थी कि बदर आलम साहब इनके साथ मुझे भी क्यों शॉपिंग के लिए ले जाते हैं। अगर ना भी ले जाएं तो मेरे लिए परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स का सामान क्यों लेकर आते हैं और मुझे इनके लाए हुए परफ्यूम क्यों पसंद आते हैं। मैं इनकी लाई हुई चीज़ भला क्यों पसंद करूँगी? मुझे तो वो गंजा और भद्दा सा आदमी सहल लगता था। मैं तो इन हज़रत की चीज़ें इसलिए कबूल करती थी कि वो मम्मी के कुछ लगते थे। यूँ भी शॉपिंग किसे बुरी लगती है? दिल फेंकने वाले नोट फेंक फेंक कर शॉपिंग कराते हैं। जो तेज़ तर्रार होती हैं वो शॉपिंग करती हैं और बाद में ठेंगा दिखा देती हैं। फिर वो हज़रत तो सौतेले बाप की हैसियत से शॉपिंग कराते थे। रह गई परफ्यूम की बात, तो ये मेरी कमज़ोरी है। मुझे बचपन ही से खुशबुओं और रंगों से प्यार है। मेरी सहेलियाँ मेरे मिजाज को समझती थीं। जब मैं क्लास में अव्वल आती थी या कभी सालगिरह मनाती थी तो वो मुझे तोहफे के तौर पर परफ्यूम ही पेश करती थीं। बदर आलम भी
बिजनेस के सिलसिले में लंदन और पेरिस जाते तो मेरे लिए ऐसे ऐसे परफ्यूम लाते थे जो यहाँ नायाब होते हैं। ये बात मम्मी को खटकती थी। मैं पूछती हूँ वो खटकती क्यों थी? क्यों अंदेशों में मुब्तला रहती थी? दूसरी शादी करते वक्त ये क्यों ना सोचा कि बेटी 2-4 वर्षों में जवान होने वाली है, सौतेला तो फिर सौतेला ही होता है, वो सगी बेटी कभी नहीं समझेगा। मैं बदर आलम को जितना नज़रअंदाज करती थी वो उतना ही मेरी मोहब्बत का दम भरते रहते थे। इनकी मोहब्बत कुछ समझ में नहीं आती थी। वैसे एक बात ईमान की कहूँगी, उन्होंने कभी कोई छिचोरी हरकत नहीं की। वो मुझे तारीफ़ी नज़रों से देखते थे और बस। मेरे बाल लंबे थे, कमर से नीचे तक आते थे। मैं चोटी गूंथती थी तो वो मेरे चाल के साथ मतवाली हो जाती थी। मम्मी तो देखकर जल जाती थी। चोटी तो बुरी लगती ही थी। खुले हुए बाल काली घटा बनकर चेहरे को चांद बना देते थे। वो कहती थीं, बालों को समेट कर रखा करो, इतने लंबे बाल क्या ज़रूरी हैं, कुछ छोटे क्यों नहीं कराती? वो मेरे बालों को ही नहीं, मेरी पर्सनैलिटी को भी छोटा करना चाहती थीं। इनके अंदर ख्याल चुभता रहता था कि मैं इनके मुकाबले में नुमायाँ होती जा रही हूँ। एक रोज़ वो यूं ही अचानक मेरे कमरे में आ गई। मैं आईने के सामने बाल खोले बैठी थी। कभी सर झटक कर काली कटाओं को दाएं शाने पर ला रही थी, कभी बाएं शाने पर लाकर मुख्तलिफ ज़ावियों से अपने आप को देख रही थी। ऐसे ही वक्त आईने में इनका अक्स दिखाई दिया। वो गहरी सोचती हुई नज़रों से मुझे देख रही थीं। इनका एक हाथ दुपट्टे में छुपा हुआ था। इनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो पसो पेश में हों। अंदर ही अंदर जैसे जंग जारी थी कि ये कहना चाहिए, नहीं अभी नहीं कहना चाहिए, अभी ये कर गुजरना चाहिए, नहीं अभी कुछ करना मुनासिब नहीं है। मैंने कहा, आपके वो 1 बजे की फ़्लाइट से आने वाले हैं और 1 बज चुका है। तुम बदर आलम को कभी मेरा हस्बैंड कहती हो, कभी वो कहती हो, कभी इन्हें मुखातिब करना हो तो सुनिए देखिए जैसे अल्फाज इस्तेमाल करती हो। कितनी बार कहा है इन्हें डैडी या पापा कहा करो, और मैंने कितनी बार जवाब दिया है कि मेरा एक ही बाप है, मैं किसी और को पापा या डैडी नहीं कहूँगी। तुम तो पहले दिन से इन्हें बाप तस्लीम नहीं कर रही हो, बीवियों की तरह इन्हें मुखातिब करती हो। कुछ शर्म हया है भी या नहीं? मेरे बारे में ऐसी राय कायम करते वक्त आपको शर्म आनी चाहिए। मैं पूछती हूँ, दोपहर को 1 बजे आईने के सामने बन संवर रही हो, किसके लिए? वो अभी बैंकॉक से आ रहे हैं इसलिए? ये जानती हो कि वो तुम्हारे लिए बड़े कीमती तोहफे लाएंगे। मैंने वहाँ से उठकर कहा, प्लीज़ मम्मी आप यहाँ से जाएं, वरना मैं यहाँ की चीज़ें तोड़ना फोड़ना शुरू करूँगी तो आप हमेशा की तरह एब नॉर्मल कहने लगेंगी। उन्होंने मुझे घूर कर देखा, फिर पलटकर दरवाजे तक गई। इसे खोलने के लिए हैंडल को घुमाया। ऐसे ही वक्त कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ौरन ही झुककर इसे उठाने लगी। मैंने ज़रा आगे बढ़कर देखा, इनके पैरों के पास एक कैंची पड़ी हुई थी। वो इसे उठाकर दुपट्टे में छुपाती हुई दरवाजे से बाहर चली गई। मैं सवालिया नज़रों से खुले हुए दरवाजे के बाहर देख रही थी। जहन में बहुत से सवालात गडमड हो रहे थे। बात कुछ कुछ समझ में आ रही थी। मैं थोड़ी देर तक गुमसुम सी रही, फिर आईने के सामने आकर बैठ गई। खुले हुए बालों को समेटकर चोटी गूंदने लगी। बैंकॉक से आने वाली फ़्लाइट लेट थी। मम्मी ने फ़ोन किया तो पता चला कि फ़्लाइट 1 घंटा लेट है। मैं दोपहर का खाना खाने के बाद लाउंज में आकर टीवी देखने लगी। मम्मी बेचैनी से कभी बेडरूम में जा रही थीं, कभी लाउंज में आ रही थीं और कभी बाहर लॉन में चली जाती थीं। फिर उन्होंने लाउंज में आकर कहा, बंद करो ये टीवी, मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम्हें तफरीह की सूझ रही है। मैंने इनकी बात एक कान से सुनी, दूसरे कान से उड़ा दी। इनकी तरफ देखा तक नहीं, टीवी की तरफ देखती रही। वो पाँव पटकती हुई टीवी के पास गईं और एक बटन दबाकर इसे बंद कर दिया। दरअसल वो कुछ करना चाहती थीं और कर नहीं पा रही थीं, इसलिए झुंझुलाहट का मुजाहरा कर रही थीं। मेरे करीब स्टूल पर एक एश-ट्रे रखी हुई थी। मैंने इसे उठाकर कहा, अगर आपने टीवी ऑन नहीं किया तो मैं इसे तोड़ दूँगी। मैंने एश-ट्रे से टीवी का निशाना लिया।
डॉक्टर ने उन्हें समझाया था कि मुझे गुस्सा न दिलाया जाए वरना मैं एब नॉर्मल होती जाऊंगी। उन्होंने नागवारी से मुंह बनाकर इसे ऑन कर दिया, फिर पाँव पटकती हुई वहाँ से चली गईं। रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में था। मैं चैनल बदल बदल कर देखने लगी, फिर एक चैनल पर रुक गई। वहाँ एक फिल्म चल रही थी। इसका एक सीन देखते ही दिलचस्पी पैदा हो गई। एक शख्स डाइनिंग टेबल पर खा रहा था। अचानक ही उसके हाथ से लुक़मा छूट गया। वो अपने हलक पर हाथ रखकर सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सांसें साथ नहीं छोड़ रही थीं। करीबी इसकी बीवी कहकहा लगा रही थी। दूसरा शख्स वहाँ आया तो वो इससे लिपट गई। कहने लगी, जहर अपना असर दिखा रहा है, ये चंद घड़ियों का मेहमान है। इसका शौहर बेदम होकर मेज़ पर औंधे मुँह गिर पड़ा। इसके दीदे फैल गए, वो मर चुका था। दूसरे शख्स ने कहा, यहाँ से चलो, वरना ये इल्ज़ाम आएगा कि एक बीवी ने अपने खामिंद को जहर देकर हलाक किया है। वो मुर्दा शौहर को वहाँ छोड़कर अपने दोस्त के साथ दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। फिल्म की कहानी दिलचस्प थी। इसी वक्त कार का हॉर्न सुनाई दिया। मैंने उठकर खिड़की से बाहर देखा। दरबान गेट खोल रहा था। बदर आलम की कार अहाते में दाखिल हो रही थी। मैंने दूसरी तरफ देखा। मम्मी के बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। वो कार की आवाज़ सुनकर भी बाहर नहीं आ रही थीं। ये इनके नाज नखरे थे। वो शौहर का इस्तकबाल करने के लिए बंगले के बाहर नहीं आती थीं। आने वाला खुद इनके बेडरूम में जाकर इनकी खैरियत मालूम करता था। बदर आलम शुरू ही से इनके नाज नखरे उठाता आया था। पता नहीं क्यों मम्मी का इतना दीवाना था। इसने इन्हें सर पर चढ़ा रखा था। मैं फिर फिल्म देखने में मसरूफ़ हो गई। वो लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। इसके दोनों हाथों में बड़े बड़े शॉपिंग बैग थे। वो इन्हें एक सेंटर टेबल पर रखकर एक सोफ़े पर बैठ गया। मैं इसे नज़रअंदाज कर रही थी। वो मुस्कुराकर बोला, मैं बाहर से आता हूँ तो तुम मुझे सलाम ज़रूर करती हो। मालूम होता है कि मम्मी से फिर झगड़ा हुआ है ना यही बात? वैसे वो मोहतरमा है कहाँ? मैंने टीवी से नज़रें हटाए बगैर कहा, अपने कमरे में। तुम इतनी नाराज़ हो कि मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती? भाई, झगड़ा मम्मी से होता है और गुस्सा मुझे दिखाती हो। तुम मुझे गंजा कहती थी ना, अब मैं गंजा नहीं रहा। एक बार मुझे देख तो लो। मैंने सर घुमाकर देखा। इसने विग पहनी थी। चेहरा बदल सा गया था। अब उसे देखा जा सकता था। मैंने कहा, सूरत बदल गई है, शख्सियत बदल गई है, अच्छे लग रहे हैं। मम्मी को ये सूरत दिखाएं। जब तुम्हारा मूड ऐसा है तो तुम्हारी माँ का मूड न जाने कैसा होगा। वैसे इतने खूबसूरत और महंगे तोहफे खरीद कर लाया हूँ कि बेगम साहिबा देखते ही खुश हो जाएंगी। इसने उठकर एक बैग पर हाथ रखते हुए कहा, ये तुम्हारी मम्मी के लिए हैं और ये बैग तुम्हारे लिए। वो बैग उठाकर इसे सामने रखकर मेरे करीब बैठ गया। मैं एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम जितनी बेजारी और नफ़रत ज़ाहिर करती हो, मुझे उतनी ही मोहब्बत तुमसे होने लगती है। मेरा दिल तुम्हें बेटी कहने के लिए मचलता रहता है, लेकिन मैं कह नहीं सकता क्योंकि तुम मुझे बाप का दर्जा नहीं दे रही हो। उसने मेरी कलाई को मजबूती से पकड़ा था। मैंने छुड़ाना चाहा तो उसने एक झटके से मुझे सोफ़े पर बिठा दिया और फिर कहा, ठीक है, मुझे डैडी ना कहो, लेकिन अपना बुज़ुर्ग और सरपरस्त तो समझो। इस हवाले से ही मुझे मोहब्बत और इज़्ज़त दो। तुम्हारे अंदर एक सगे बाप से महरूमी है। ये महरूमी तुम्हें अपसेट करती है। इसका मनफी रद्द अमल मुझ पर ज़ाहिर ना करो। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ इसका अंदाज़ा यूँ लगाओ कि मुझे तुम्हारी सालगिरह का दिन याद है। ये बैग सालगिरह का तोहफ़ा है। हैप्पी बर्थडे टू यू फेमी। अचानक जैसे धमाका हुआ, एक शीशे की एस्ट्रे हमारे सामने फर्श पर आकर गिरी और जोरदार आवाज़ के साथ टुकड़े टुकड़े हो गई। वो लाउंज के इंटरनेट पर खड़ी हमें घूर कर देख रही थी। बदर आलम ने फ़ौरन ही मेरा हाथ छोड़ दिया। मुझसे ज़रा दूर होकर बोला, आओ आओ शीरी, आज हमारी फेमी की सालगिरह है, इसे मुबारकबाद दो। इसे घर के सरबराह की हैसियत से गुस्सा दिखाना चाहिए था। यूँ एस्ट्रे तोड़ने की वजह पूछना चाहिए थी, लेकिन वो खुशामदाना अंदाज में बोल रहा था। मम्मी ने इसे नज़रअंदाज करके
मेरी तरफ आते हुए कहा, अच्छा तो तू इसीलिए यहाँ अकेली बैठी टीवी देख रही थी? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उन्होंने मेरे बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया, फिर एक ज़ोरदार झटका दिया। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे गर्दन की हड्डी टूट जाएगी। मेरे हलक से चीख निकल गई। मैं अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो मुझे बचाने की कोशिश करते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? जवान बेटी के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, छोड़ो इसे। वो मेरे बालों को इनकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उन्होंने एक और झटका दिया। मैं फिर एक बार चीख पड़ी। बदर आलम ने ज़रा सख्ती से कहा, तुम बहुत ओवर हो रही हो, समझने की कोशिश करो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बदमिजाजी इसे गुस्ताख बना देती है। तुम्हें खुदा का वास्ता इसे छोड़ दो। ये कहते हुए वो हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था, इन्हें पीछे धकेल रहा था। मेरे बाल इनकी मुट्ठी में थे। वो धक्का खाकर पीछे जाती तो मेरे बालों पर और खिंचाव पड़ने लगता। मुझे तो यूँ लग रहा था जैसे आज तमाम बाल टूटकर इनके हाथों में आ जाएंगे। मेरे बालों को छोटा करने की हसरत पूरी हो जाएगी। जब बदर आलम ने देखा कि वो जुनून में मुब्तला हो रही हैं, समझाने से नहीं समझ रही हैं, तो फिर इनके सामने एक ही रास्ता रह गया। उसने मम्मी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। इनकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मुझे निजात मिल गई। मैं सर को थामकर सोफे पर ढह गई। वो बदर आलम को फटी फटी नज़रों से देखने लगी। इनकी आंखों में गुस्से के साथ साथ हैरानी भी थी। वो एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए बोली, आपने मुझ पर हाथ उठाया? मुझ पर? वो ऐसे पूछ रही थी जैसे मार खाने के बाद भी यकीन ना आ रहा हो। शादी के पहले दिन से वो नाज नखरे उठाने वाला एक खुशामदी शौहर साबित होता रहा था। आज उसने बेख्तियार मर्दानगी दिखाई थी, लेकिन अब शर्मिंदा सा हो रहा था, इनसे नजरें चुरा रहा था। मम्मी ने अचानक उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे झंझोड़ते हुए बोली, आपने मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे की? क्या इस लड़की की खातिर? बोलें, जवाब दें। क्या आप समझते हैं कि मैं अंधी हूँ? कुछ देखती नहीं हूँ, कुछ समझती नहीं हूँ? आप दोनों ने मुझे अकल की अंधी समझ लिया है। बदर आलम ने एक झटके से अपना गिरेबान छुड़ाया। वो झटका खाकर एकदम से पीछे चली गई। उसने कहा, समझने की कोशिश करो। जब तुम्हारी बदमिजाजी मुझ जैसे साबिर को हाथ उठाने पर मजबूर कर सकती है, तो औलाद को गुस्ताख और बागी भी बना सकती है। तुम ये समझने से कासिर हो कि अपनी बेटी और अपने शौहर के बारे में कैसी शर्मनाक बातें कर रही हो। औरत फिर औरत होती है। अपने मर्द पर कब्जा जमाए रखने के लिए बेटी को भी शौकन समझने लगती है। हसद और जलापे के वक्त रिश्तों के तकद्दुस को समझना नहीं चाहती। वो एकदम से लपक कर मेरे पास आई और दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगी। मैं बौखला गई। सोच भी नहीं सकती थी कि इस कदर समझाने के बावजूद वो दोबारा हमला करेंगी। मैं अपने दोनों हाथों से इनके हाथों को हटाने की कोशिश करने लगी। बदर आलम भी मुझे निजात दिलाने के लिए हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो जोंक की तरह चुमट गई थी, मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मैं इधर उधर हाथ पांव मार रही थी। मेरा दम रुक रहा था। आखिर मैंने वो किया जो मेरी समझ में आया। वो हमेशा मुझे नाखून बढ़ाने से मना करती थी, लेकिन मैं ज़िद में आकर इन्हें बढ़ाए रखती थी। इस वक्त वही काम आए। मैं अपना बायां हाथ इनकी पेशानी पर ले गई। मेरे नाखून इनकी जिल्द में खुप गए। मैंने उंगलियों का दबाव डाला और फिर दबाव डालती हुई पेशानी से ठोड़ी तक पहुंच गई। वो हलक फाड़ कर चीखती हुई मुझे छोड़कर पीछे हट गई। एक हाथ से चेहरे को छूकर देखा तो हथेली पर अपना ही लहू दिखाई दिया। वो चीखकर दौड़ती हुई आईने के सामने गई। एक हाथ से चेहरे को छूकर देखा तो हथेली पर ऊपर से लेकर नीचे तक लहू की लकीरें पड़ गई थीं। वह हलक फाड़ फाड़ कर चीखने लगी। मैंने इनके हुस्न, इनकी दिलकशी पर इनके ही लहू से दस्तखत किए थे। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, आज इसे जान से मार डालूंगी। वो दोनों मुट्ठियाँ भीजती हुई मेरी तरफ पलटीं, लेकिन
اس سے پہلے کہ وہ میری طرف لپکتی، بدر عالم نے انہیں دونوں بازوؤں میں جکڑ لیا۔ وہ تڑپ کر گرفت سے نکلنا چاہتی تھیں۔ ان کے سر پر خون سوار ہو گیا تھا۔ بدر عالم نے مردانگی کا مظاہرہ کیا، انہیں اٹھا کر کاندھے پر لاد کر لے جانے لگا۔ وہ تڑپ رہی تھیں، مچل رہی تھیں، مجھے گالیاں دے رہی تھیں، لیکن اس نے انہیں بیڈ روم میں لے جا کر دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ میں اطمینان کی سانس لے کر صوفے پر گر پڑی، اپنی گردن کو سہلانے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی تک گلا دبا رہی ہیں۔ اف! ان کی انگلیاں تھیں یا لوہے کی سلاخیں، چھوڑنا ہی نہیں چاہتی تھیں۔ میں آنکھیں بند کیے اپنے حالات پر غور کر رہی تھی۔ اچانک کہوں کی آوازیں سن کر آنکھیں کھول دیں۔ ٹی وی آن تھا۔ اس ہنگامے میں کسی نے اسے بند نہیں کیا تھا۔ ایک عورت اور مرد کہا لگانے کے بعد گلے مل رہے تھے۔ یہ وہی فلم چل رہی تھی۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو زہر دے کر ہلاک کیا تھا اور پھر اپنے دوست کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میں نے حیرانی سے دیکھا، فلم کے آخری سین میں وہ عورت اپنے اسی شوہر سے گلے مل رہی تھی جسے زہر دے کر ہلاک کیا تھا۔ وہ مر چکا تھا، پھر زندہ کیسے ہو گیا تھا؟ ان کے قریب ایک اخبار پڑا ہوا تھا۔ اخبار میں اس عورت کے دوست کی تصویر چھپی تھی اور جلی حرفوں میں لکھا تھا کہ اس شخص کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ فلم ختم ہو گئی۔ میں اس کا درمیانی حصہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ یہ سسپینس سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ عورت کیا بلا تھی۔ آغاز میں اس نے شوہر کو زہر دے کر ہلاک کیا، انجام میں اسی مردہ شوہر کو گلے لگا رہی تھی اور اس کے دوست کی موت زہر کھانے سے ہوئی تھی۔ میرے اپنے حالات ایسے تھے کہ میرے بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، سر بھاری ہو رہا تھا۔ میں اس فلم کی پیچیدہ کہانی کو سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی کو بند کر دیا۔ وہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آئی اور پیٹ پر اوندھے منہ گر کر ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسے وقت میرے ابو شدت سے یاد آ رہے تھے۔ میں ہفتے میں ایک دن ان کے پاس جاتی تھی اور اکثر ایک رات گزار کر وہاں سے آتی تھی۔ اس وقت جی چاہ رہا تھا ان کے پاس جاؤں اور ان سے بھی جھگڑا کروں۔ آپ نے ممی سے شادی کیوں کی؟ اور شادی کی تو مجھے پیدا کیوں کیا؟ اور جب پیدا کیا تو خود میری ذمہ داریاں کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ مجھے سوتیلے باپ کے گھر میں کیوں پھینک دیا ہے؟ میں نے سوتیلے باپ کے بارے میں سوچا۔ پہلی بار دل نے کہا وہ سوتیلا نہیں ہے، میری ممی سوتیلی ہیں، سوتیلی ماں سے بھی بدتر ہیں۔ اس عالیشان کوٹھی میں آنے کے بعد بدر عالم نے پہلے ہی دن سے مجھے محبتیں دی تھیں، لیکن میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس نے میرے ابو سے میری امی کو چھین لیا ہے۔ اب یہ حقیقت سمجھ میں آ رہی تھی کہ ایسی تبدیلیاں عورت کی رضامندی سے ہوتی ہیں۔ ممی میرے ابو کو چھوڑ کر بدر عالم کے پاس آئی ہیں۔ میں سوتیلے باپ کو سمجھ نہیں پائی۔ وہ ممی سے جتنی محبت کرتا تھا اتنی ہی محبت مجھ سے بھی کرتا تھا۔ میری بیزاری اور نفرت کے باوجود ہمیشہ شفقت سے پیش آتا تھا۔ جس روز اس نے بڑی محبت اور بڑے دکھ سے کہا تھا تم مجھے باپ کا درجہ نہیں دیتی، نہ دو، مجھے ڈیڈی نہ کہو، لیکن اپنا بزرگ اور سرپرست تو سمجھو، اس حوالے سے ہی مجھے محبت اور عزت دو۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں ناانصافی کر رہی ہوں، محبتیں دینے والے کو ایک ذرا سی محبت نہیں دے رہی ہوں۔ بے شک وہ میرے سرپرست ہیں، میں ان کا دیا ہوا کھاتی پیتی ہوں اور عیش و آرام سے رہتی ہوں، مجھے احسان تو ماننا چاہیے۔ بے شک وہ میرے بزرگ ہیں، میں ان کی عزت تو کر سکتی ہوں، لیکن بدتمیزی سے کہتی ہوں وہ آتا ہے جاتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے۔ نہیں، میں نے بہت زیادتی کی ہے، آئندہ میں انہیں ادب سے مخاطب کروں گی۔ اگر انہیں ڈیڈی نہیں کہنا چاہتی تو بدر عالم بھی نہیں کہوں گی، انہیں انکل کہا کروں گی۔ میں ان کے بارے میں محبت سے سوچنے لگی تو ممی کی ایک بات یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اور بچے پیدا کرنا نہیں چاہتی۔ خدا کا شکر ہے بدر عالم سے کوئی اولاد نہیں ہوگی، وہ بانجھ ہیں۔
मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी बाप नहीं बन सकेंगे। मम्मी की ये बात याद आई तो समझ में आया कि वो मेरी बेनियाजी और बेजारी के बावजूद मुझसे मोहब्बत क्यों करते हैं। वो हमेशा औलाद से महरूम रहेंगे। ये महरूमी इन्हें मेरी तरफ खींचती है। मुझे अपनी बदमिजाजी पर नदामत हुई। मैं इनके प्यार की सदाकत को समझ नहीं पाई थी। इनके अंदर कभी न पैदा होने वाली औलाद छुपी हुई है। वो इसकी तमाम मोहब्बतें मुझ पर निछावर करते रहते हैं। मैं अपने बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करके लेट गई। बाहर अंकल मम्मी को समझा मना रहे थे। उन्होंने फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाया था। इसने चेहरे पर पड़ी हुई खराशों को देखकर कहा, ज़ख्म गहरे नहीं हैं, मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, खाने के लिए दवाएं और लगाने के लिए मरहम दे रहा हूँ, ये ज़ख्म जल्दी भर जाएंगे। मम्मी चाहती थी कि हसीन चेहरे पर ज़ख्म का निशान तक ना रहे। डॉक्टर ने कहा, ज़ख्म भरने के बाद कुछ तो निशानात रहेंगे, शायद महीनों या बरसों में वो निशानात मिट जाएं। वो रोती हुई अंकल से बोली, क्या मैं महीनों और बरसों तक मुंह छुपा कर रहूँगी? घर से बाहर कैसे निकलूँगी? इस दुश्मन लड़की ने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। उन्होंने मम्मी को थपक कर कहा, तुम्हारे चेहरे पर कोई निशान नहीं रहेगा, ये पहले की तरह बेदाग रहेगा। आप मुझे झूठी तसल्लियाँ न दें, मैं सच कह रहा हूँ। ज़ख्म भरने के बाद निशानात रहेंगे तो मैं चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा दूँगा। मम्मी को ज़रा इत्मीनान हुआ। वो बोली, आप मैडम सीमी को बुलाएं, वो बहुत तजुर्बेकार ब्यूटिशियन है, वो मुझे सही मशवरा देगी। मैडम सीमी एक बहुत मारूफ ब्यूटी पार्लर की मालकन थी। मम्मी इन्हीं के पास बनती संवरती रहती थीं। अपने हुस्न को और फिगर को पुरकशिश रखने के लिए माहाना 25-50 हज़ार रुपये मैडम सीमी को देती रहती थीं। इन्हें बुलाया गया तो वो फ़ौरन ही दौड़ी चली आईं। मम्मी के चेहरे को देखकर कहा, शीरी फिक्र न करो, मैं तो बरसों के दाग धब्बे चेहरे से मिटा देती हूँ, तुम्हारा चेहरा पहले की तरह निखर जाएगा। मम्मी को इत्मीनान हुआ तो घर में भी अमन व अमान कायम हो गया। रात के खाने पर मैं डाइनिंग रूम में नहीं गई। इनसे सामना करती तो वो मुझे देखकर फिर गुस्से से भड़कने लगती। मैंने किचन में जाकर रोटी खा ली। अंकल खाने के बाद लॉन में टहलते थे, फिर अपने मामूल के मुताबिक 11 बजे तक नींद की गोलियां खाकर सो जाते थे। वो लॉन में टहलने आए तो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आज तुम भी टहलने आई हो? मैं आपसे बातें करने आई हूँ, आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। उन्होंने हैरानी से पूछा, किस बात की माफ़ी? मैं आपसे बदतमीज़ी से पेश आती रही हूँ। मैं आपकी मोहब्बत के जवाब में नफ़रत और बेजारी का मुजाहरा करती रहती हूँ। मैं आइंदा किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं करूँगी। उन्होंने खुश होकर कहा, खुदा तुम्हें नेकी दे, क्या तुम मुझे बेटी का प्यार दोगी? मैंने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। उन्होंने मेरे सर पर बड़ी शफ़क़त से हाथ रखकर कहा, मैं दौलतमंद होने के बावजूद तुम्हें इतनी खुशियाँ नहीं दे सकता जितनी खुशियाँ आज तुम मुझे दे रही हो। बेटी, मुझे डैडी कहोगी ना? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, वो बात यह है कि अब बुरा न माने, बाप तो एक ही होता है ना, सिर्फ इसी को अब्बू, डैडी या पापा कहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे एहसासात को समझ रहा हूँ। तुम अपने अब्बू का हक़ किसी को नहीं देना चाहती, कोई बात नहीं। तुमने आज तक किसी रिश्ते से मुझे मुखातिब नहीं किया, तुम चाहो तो मुझे अंकल कह सकती हो। जी हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। वो खुश होकर मुझे दुआएं देने लगे। पहली बार वो मेरे अब्बू के दुश्मन और रकीब नहीं लग रहे थे, एक अच्छे इंसान लग रहे थे। ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि मैं पहली बार एक इंसान को पहचान रही थी। थोड़ी देर तक बातें करते रहने के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए। मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक सोती रही थी, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। मैं लाउंज में आकर टीवी ऑन करके देखने लगी। थोड़ी देर तक चैनल तब्दील करती रही। नज़रें टीवी स्क्रीन पर थीं, लेकिन गहरी सोच में थी, अपने हालत पर गौर कर रही थी। आइंदा अंकल मुझे पहले से ज़्यादा मोहब्बतें देंगे
اور ممی پہلے سے زیادہ مشتعل ہوتی رہیں گی، مجھے کبھی سکون سے رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا انکل سے کہوں گی کہ ایم اے کرنے تک میرا انتظام کسی گرلز ہاسٹل میں کرا دیں۔ میں نے ٹی وی کو آف کر دیا۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ میں اپنے بیڈ روم میں آئی۔ ہم سب کے بیڈ روم اوپری منزل پر تھے۔ میرے اور ممی کے بیڈ رومز کی بالکونیاں ایک دوسرے کے بالکل قریب تھیں۔ میں بالکونی میں آئی تو ممی کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھیں، ہاں وہ گولیاں کھا کر سو گئے ہیں، اب صبح ان کی آنکھ کھلے گی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، وہ بالکونی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑی تھیں، موبائل فون کان سے لگائے بول رہی تھیں۔ وہ 4 دنوں کے لیے بینکاک گئے تھے۔ ہمیں دن رات ملنے کی آزادی تھی، اب پھر محتاط رہنا ہوگا۔ ان کی پشت میری طرف تھی۔ کسی سے کہہ رہی تھیں، آج میرے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، اس کتے کی بچی نے اپنے لمبے ناخنوں سے میرا منہ نوچ لیا ہے۔ وہ دوسری طرف کی باتیں سن کر بولیں، اسے گالی نہ دوں تو اور کیا کروں؟ پدر نے اسے بچا لیا ورنہ میں اسے جان سے مار ڈالتی۔ اس نے میری صورت بگاڑتی ہے، آئینہ دیکھتی ہوں تو رونا آتا ہے۔ وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے ہوئے تھیں، سیدھی کھڑی ہو گئیں۔ میں دیوار کی آڑ میں آ گئی۔ وہ گھوم کر میری بالکونی اور کمرے کو دیکھ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، کمرے کی لائٹ آف ہے، 0 پاور کی روشنی ہے، مجھ سے دشمنی کر کے اسے سکون مل گیا ہے، سلیل کمینی سو رہی ہے۔ وہ ذرا چپ ہوئیں، پھر بولیں، غصہ تھوک رہی ہوں، بدر عالم بھی کہہ رہے تھے کہ اولاد ہے، پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ معاف کیا کروں گی، اس کی تو صورت دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ میرے سامنے آئے گی، مجھ سے بات کرے گی تو زہر لگے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اکثر گھروں میں ماں بیٹیوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ایسی دشمنی نہیں ہوتی ہوگی جیسی ممی مجھ سے کر رہی تھیں۔ اب گفتگو کا موضوع بدل گیا تھا۔ وہ بڑے رومانٹک لہجے میں بول رہی تھیں، یہ تو میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں تم سے دور رہ کر کیسے زندگی گزار رہی ہوں، آخر ہم چوری چھپے کب تک ملتے رہیں گے؟ وہ چپ ہوئیں، پھر بولیں، نہیں، ایک بار طلاق لے کر مطلقہ کہلاتی رہی ہوں، اب دوسرے شوہر سے طلاق لے کر تمہارے پاس نہیں آؤں گی، تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ میں شدید حیرانی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ نیا انکشاف ہو رہا تھا کہ وہ دوسرے کے بعد تیسرا شوہر کرنے والی ہیں۔ میں کان لگا کر توجہ سے سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں، میں نے ایک سراغ دیکھا ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، ڈاکٹر نے مجھے تنہائی میں کہا تھا، زندگی کم ہو گئی ہے، وہ جتنے مہینے یا سال تک جی لے، یہ اس کی قسمت ہے، ویسے کسی دن بھی وہ اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے، اس کے بعد ہی میں تمہاری زندگی میں آ سکوں گی۔ ایک دم سے میرے دماغ میں آندھی سی چلنے لگی۔ صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ انکل بدر عالم کے بارے میں بول رہی ہیں۔ ان کے دل میں سوراخ تھا، ان کی زندگی کم سے کم تھی، دل کسی بھی دن دھڑکنے سے انکار کر سکتا تھا۔ یا خدا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ وہ اچھے انسان ہیں، آج میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوئی ہے اور آج ہی ایسی دردناک خبر سن رہی ہوں۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، میرے پاؤں کانپ رہے تھے، میں آہستہ آہستہ اکڑوں بیٹھ گئی۔ ان کے لیے میرا دل محبت اور ہمدردی سے بھر گیا تھا۔ جب ممی دلہن بن کر اس گھر میں آئیں تو میں 13 برس کی تھی، اب 19 برس کی ہو چکی تھی۔ میں نے اس عرصے میں اس نیک انسان سے نفرت ہی کی تھی۔ اب محبت ہو رہی تھی تو یہ صدمہ پہنچ رہا تھا کہ ان کی عمر کم ہے، گویا میری محبت کی عمر کم ہے، میں انہیں زیادہ محبتیں نہیں دے سکوں گی۔ ممی کو کسی سے محبت نہیں تھی، میرے ابو ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں ٹھکرا دیا۔ دوسرے شوہر سے بھی محبت نہیں تھی، ہمدردی بھی نہیں تھی، بڑی بے حسی سے دوسرے کی موت کا اور تیسرے کی آمد کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ تیسرا بھی کوئی دولت مند ہوگا، پتہ نہیں یہ دولت مند حضرات کسی ایسی حسین عورت کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں جو غیر معمولی کشش رکھتی ہو۔
अंकल बदर आलम की ज़िंदगी में आने के बाद मम्मी को ऊंची सोसाइटी में अच्छी खासी मकबूलियत हासिल हुई थी। वो कद और जिसामत के हवाले से भी इतनी ग्रेसफुल थी कि पहली ही मुलाकात में दिल वालों के दिल धड़का देती थीं। गैर मामूली हसीन औरतें दिल वालों और दौलत वालों के लिए चैलेंज बन जाती हैं कि ऐसी किसी हसीना से पहले कौन फैज़ हासिल करेगा। अगर वो किसी की हो चुकी है तो कितनी ऊंची ऑफ़र देकर इसे हासिल किया जा सकेगा। मम्मी को भी किसी ने बड़ी ऑफ़र दी होगी, लेकिन वो दूसरे शौहर की आखिरी सांसों तक यहाँ रहना चाहती थीं। यहाँ रहकर बेवा होने के दो फ़ायदे थे। एक तो मरहूम की तमाम दौलत और जायदाद हासिल हो जाती, दूसरी बात यह कि मातमी लिबास में बेवा का हुस्न और ज़्यादा चीखता पुकारता है। वैसे भी दस्तूर के मुताबिक पुराने माल को मार्केट में पेश करने से पहले इसे नए ज़ावियों से चमकाया जाता है। मुझे अंकल बदर आलम पर तरस आ रहा था। मैं इनके मुतालिक सोचती रही और आगे सुन न सकी कि मम्मी फ़ोन पर क्या कहती रही थीं। मैंने दीवार के पीछे से सर निकाल कर देखा। वो बालकोनी में नहीं थीं, कमरे में से जा चुकी थीं। मैं सर झुकाए सोचती हुई अपने बिस्तर पर आ गई। मम्मी ने दूसरी शादी की तो मैं एब नॉर्मल हो गई। रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हुई तो ये नई और शर्मनाक बात मालूम हुई कि दूसरे शौहर की ज़िंदगी में ही तीसरे से मामला सेट कर चुकी हैं। मैंने जब से ये बात सुनी थी मुझे शर्म आ रही थी। मम्मी के लिए शर्म की नहीं फ़ख्र की बात थी कि बेटी के जवान होने के बाद भी वो जवान थीं। हुस्न शबाब, परफेक्ट फिगर और ग्लैमर के बाइस अभी तक इनकी मार्केट वैल्यू थी। मैं लानत भेजकर सो गई। सुबह देर तक सोती रही। आँख खुली तो सर भारी हो रहा था। फ्रेश होने के लिए गुसल खाने में चली गई। तकरीबन 15 मिनट तक शावर के नीचे खड़ी रही। बहुत सुकून मिलता रहा। सारी थकन दूर होती रही। गुसल से फारिग होकर कमरे में आई तो मम्मी को देखकर चौंक गई। वो सर झुकाए एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। मैं खिलाफ तवक्को इन्हें अपने कमरे में देखकर घबरा गई। इन्हें सवालिया नज़रों से देखने लगी। उन्होंने सर उठाकर देखा तो चेहरे पर खराशों के निशानात खुरन की सूरत में दिखाई दिए। वो बड़ी नरमी से धीमी आवाज़ में बोली, ये जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं है। कभी तुम एब नॉर्मल हो जाती हो, कभी मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके अंदाज में सुलह पसंदी थी। मुझे इत्मीनान हुआ। मैं आईने के सामने आकर हेयर ड्रायर से बालों को खुश्क करने लगी। मैंने जवाब नहीं दिया। इनका मुंह नोचने के सिलसिले में माफ़ी नहीं मांगी क्योंकि कसूर मेरा नहीं था। वो इस कदर जारियत पर उतर आई थीं कि इनसे निजात पाने के लिए जवाबी हमला करना ज़रूरी हो गया था। उन्होंने पूछा, क्या मुझसे नहीं बोलोगी? क्या बोलूँ? आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं पहले आपसे बहुत कम बोलती थी। आपने मुझे ज़बान चलाने पर मजबूर किया। फिर खामखा मुझ पर पाबंदियाँ आयद करने लगीं तो मुझे भी ज़िद हो गई। आप समझदार होकर भी नहीं समझती कि हर अमल का अच्छा बुरा रद्द अमल ज़रूर होता है। चूंटी को चूंटी नहीं समझना चाहिए। वो नन्ही सी मखलूक मार नहीं सकती तो काटती तो ज़रूर है। आप गला दबा रही थीं। मेरा दम घुट रहा था। मेरे पास बचाव का और कोई रास्ता नहीं था। मुझे अफसोस है कि मैंने मजबूर होकर पहली बार आप पर हमला किया। मैं इसके लिए सॉरी कह सकती हूँ। वो कुर्सी से उठकर मेरी तरफ आते हुए बोली, सॉरी ना कहो, माफ़ी ना मांगो, फिर भी मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ। मैं बालों को खुश्क करती हुई इन्हें आईने में देख रही थी। वो मेरे बालों को एक हाथ में लेकर बोली, इतने लंबे बाल हैं, इन्हें खुश्क करने में कितना वक्त लग जाता है? बाल छोटे हों तो फ़ौरन खुश्क हो जाते हैं, इन्हें छोटे करा दो। अचानक मुझे कैंची चलने की आवाज़ सुनाई थी। मैं एकदम से इनकी तरफ पलट गई। इनके एक हाथ में कटे हुए कुछ बाल थे, दूसरे हाथ में कैंची थी। मैं गमो गुस्से से चीखने लगी, यू विच लेडी, तुमने मेरे बाल काट दिए? तुम औरत हो या चुड़ैल हो?
मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मार डालूंगी। मैं भी तुम्हें मार डालना चाहती थी, लेकिन बेटी हो, मार नहीं सकती। तुम भी मुझे मार डालने की बकवास करती हो, लेकिन माँ को नहीं मार सकोगी। इनके हाथ में मेरे बालों का गुच्छा था। वो इसे मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, इतने तो कट चुके हैं कि बाकी को तुम खुद काटने पर मजबूर हो जाओगी। तुमने मेरा चेहरा बिगाड़ा है, मैं तुम्हारा पूरा हुलिया बिगाड़ दूंगी। अब तुम्हारे जैसी दुश्मन को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। तुम अपने बाप के पास जाकर रहोगी। वो पलट कर जाने लगी। मैं गुस्से से चीखते हुए लोशन, क्रीम और पाउडर वगैरह के डब्बे और शीशियाँ उठा उठा कर इनकी तरफ फेंकने लगी। वो इधर उधर जाकर गिरती रहीं। इनका कुछ नहीं बिगड़ा। वो दरवाज़ा खोलकर चली गईं। मैंने तमाम बालों को सामने लाकर फिर पलटकर आईने में देखा। दाएं तरफ के बाल कट गए थे, बाएं तरफ के इसी तरह लंबे थे। अब ये ऐसे छोटे बड़े नहीं रह सकते थे। बकिया लंबे बालों को भी तराशना लाजमी हो गया था। आह, मुझे लंबे बाल कितने अच्छे लगते थे। मैं अंदर से कट कर रह गई थी। कटे हुए बालों को अपने चेहरे और आंखों से लगाकर रोने लगी। मैंने जवान होने के बावजूद उड़ान नहीं भरी थी और मेरे पर काट दिए गए थे। यकीन नहीं आ रहा था कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक कर सकती है। मुझे इनसे जो नफ़रत थी वो शदीद हो रही थी। मैं इनकी सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। अब तो यही मुनासिब था कि मैं अब्बू के पास चली जाऊं। ऐसे गम और गुस्से के वक्त अंकल बदर आलम याद आए। मुझसे ज़्यादा मजलूम तो वो थे। मौत की दहलीज पर खड़े थे और इनसे मोहब्बत और हमदर्दी करने वाला कोई नहीं था। मम्मी इनकी मौत का इंतज़ार फरमा रही थीं। दूर के रिश्तेदार भी खुदगर्ज थे। अंकल किसी पर भरोसा नहीं करते थे। इन्हें जैसे शुरू से एतमाद था कि मुझसे मोहब्बतें मिलेंगी, और पिछली रात में मैंने दिल से मोहब्बत का इजहार किया था। फिर ये सुनने के बाद कि इनके दिल में सुराख हो गया है और वो मौत के करीब जा रहे हैं, इनसे मोहब्बत और बढ़ गई थी। दिल चाहता था कि मैं इनके लिए कुछ करूं। इन्हें अपनी उम्र नहीं दे सकती, मगर इनकी आखिरी सांसों तक इनके पास रह सकती हूँ, इन्हें मोहब्बतें दे सकती हूँ। मैं पहली बार ज़िंदगी के एक जज्बाती मोड़ पर थी। अपने अब्बू के पास जाकर रहने को जी चाहता था, लेकिन अंकल बदर आलम मुझे मुतासिर कर रहे थे। हफ्ते में एक दिन के लिए अब्बू से मिलने जाया करती थी। मामूल के मुताबिक यही मुलाकातें काफ़ी थीं। इनसे ज़्यादा अंकल को मेरी ज़रूरत थी। मैं इनके आखिरी अय्याम में ये बात साबित कर सकती थी कि मकरो फरेब से भरी हुई इस दुनिया में कभी सच्ची और बेलौस मोहब्बतें भी मिल जाती हैं। मैं तमाम दिन अपने कमरे में रही। दोपहर को फ़ोन पर अंकल से बात की। वो खुश होकर बोले, पिछले 6 वर्षों में तुम पहली बार मुझे फ़ोन पर मुखातिब कर रही हो। तुम खैरियत से तो हो ना? आप किसी माहिर नफ्सियात से मम्मी का इलाज कराएं, फिर मैं खैरियत से रहूँगी। क्या बात है, फिर कोई झगड़ा हुआ है? उन्होंने धोखे से मेरे बाल काट दिए हैं। कितने लंबे, कितने खूबसूरत बाल थे। मेरा दिल रो रहा है। ओह गॉड, तुम्हारी मम्मी ने ये अच्छा नहीं किया। मैंने कल इन्हें बड़ी मोहब्बत से समझाया था और वो मान गई थी। मुझसे वादा किया था कि आइंदा वो अपने गुस्से पर काबू पाएंगी और घर में अमन व अमान कायम रखेंगी। वो बोलती कुछ हैं, करती कुछ हैं। मुझसे भी मीठी मीठी बातें करती रही थीं, फिर अचानक पीछे से मेरे बाल काट दिए। मुझे अफसोस है, समझ में नहीं आता वो क्यों खामखा तुम्हारे पीछे पड़ जाती हैं। आज उन्होंने फैसला किया है कि मुझे यहाँ नहीं रहने देंगी, अब्बू के पास भेज देंगी। नहीं, मैं शीरी की हर बात मानता हूँ। ये बात कभी नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें नज़रों से दूर नहीं होने दूंगा। मैंने यही कहने के लिए फ़ोन किया है। मैं आपको छोड़कर अब्बू के पास नहीं जाऊंगी। वो जैसे मुसर्रतों से भर गए, हैरानी से बोले, तुम मेरे साथ रहोगी? मुझे अब्बू पर तरजीह दे रही हो? मैं हैरान हूँ। कल रात से तुम्हारे अंदर ऐसी तब्दीलियाँ कैसे आई हैं? हर अमल की कोई वजह होती है। मेरे अंदर होने वाली तब्दीलियों की भी चंद वजूहात हैं। आप दफ्तर से आएंगे तो मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगी।
پھر تو میں ابھی آ رہا ہوں۔ ابھی میں سیمی آنٹی کے پارلر میں جا رہی ہوں، ان بیتو کے بالوں کو سیٹ کراؤں گی، وہاں گھنٹے 2 گھنٹے تو لگیں گے۔ جی ہاں، آپ ایسا کریں، ابھی آفس میں رہیں، میں بالوں کو سیٹ کرانے کے بعد فون کروں گی، آپ وہاں پارلر آ جائیں، میں آپ کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جاؤں گی۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، یو ہیو بیکم سو نائس ٹو می، میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا۔ میں نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ آئینے کے سامنے آ کر اپنے بیتو کے بالوں کا جوڑا بنایا، پھر ڈرائیور کو بلا کر کہا، گاڑی نکالو، میں طارق روڈ تک جاؤں گی۔ وہ چلا گیا۔ میں نے اپنے کمرے سے نکل کر ممی کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ آ جاؤ۔ میں دروازہ کھول کر اندر آئی تو وہ سہم گئیں، بیٹھی ہوئی تھیں، اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، ذرا دور جا کر بولی، کیا بدلہ لینے آئی ہو؟ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ۔ وہ کینچی میز پر رکھی ہوئی تھی، وہ کینچی کی طرف جانا چاہتی تھیں، ان سے پہلے میں وہاں پہنچ گئی، پھر بولی، آپ کو کسی بھی ہتھیار تک پہنچنے میں کچھ وقت لگے گا، میرا ہتھیار تو دن رات میرے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے ایک ہاتھ بڑھا کر اپنے لمبے ناخن دکھائے اور پھر کہا، کبھی میرے قریب نہ آنا ورنہ 2-4 خراشوں کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ اپنے حسین چہرے کی سلامتی کے لیے نارمل رہا کرو۔ تم میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ یہ کہنے آئی ہوں کہ یہ بال کاٹنا آپ کو مہنگا پڑے گا، میں ایسی چال چلنے والی ہوں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، آخر آپ ہی کی بیٹی ہوں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتی ہوں۔ میں دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آئی، بنگلے کے باہر جانے لگی، وہ دروازے کے باہر آ کر بڑبڑانے لگیں، مجھے کیا دھمکی دے رہی ہو؟ شام کو بدر عالم آئیں گے، میں انہیں اپنا فیصلہ سناؤں گی، پھر تمہیں یہاں سے دھکے دے کر تمہارے باپ کے پاس پہنچا دوں گی، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ میں سنی انسنی کر کے باہر آئی، پھر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے مجھے بیوٹی پارلر کے سامنے پہنچا دیا اور پھر کہا، میں کسی مناسب جگہ گاڑی پارک کر کے آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا، میں واپس نہیں جاؤں گی، گاڑی لے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ میں پارلر میں داخل ہوئی، 3-4 کسٹمرز خواتین اندر موجود تھیں، وہاں کی بیوٹیشین لڑکیاں انہیں سنوار رہی تھیں۔ سیمی آنٹی نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آؤ فہمی، تمہاری ممی کیسی ہیں؟ چہرے کا زخم کیسا ہے؟ آپ ممی کی بات نہ کریں، میرا پرابلم حل کریں۔ وہ مسکرا کر بولی، کیا بات ہے؟ پھر ماں بیٹی میں جھگڑا ہوا ہے؟ میں نے جوڑا کھول کے بال دکھائے، وہ دنگ رہ گئیں۔ او گاڈ فہمی، یہ تم نے بالوں کا کیا حشر کیا ہے؟ میں نے نہیں، ممی نے کیا ہے، مجھ سے انتقام لیا ہے۔ وہ افسردگی سے بولی، سو سیڈ، مجھے شیریں پر غصہ آ رہا ہے، جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے آئینے کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جو ہوا سو ہوا، آپ انہیں خوبصورتی سے سیٹ کر دیں۔ وہ میرے بالوں پر برش پھیرتے ہوئے بولی، یہ سیٹ ہو کر شانوں تک رہ جائیں گے۔ میں آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی، وہ میرے بالوں کو مہارت سے تراشتی رہیں۔ میں نے اس وقت آنکھیں کھولی جب آنٹی نے میرے شانے کو تھپ تھپا کر کہا، دیکھو یہ سیٹ اپ کیسا ہے؟ میں نے آئینے میں دیکھا، انہوں نے بڑی مہارت اور خوبصورتی سے تراشا تھا۔ میں نے کہا، بے شک آپ نے مہارت دکھائی ہے، یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، لیکن قدرتی لمبے بالوں کی خوبصورتی بے مثال ہوتی ہے، میں ان مثالی بالوں سے محروم ہو گئی ہوں۔ انہوں نے تسلیاں دیں کہ 2-4 برسوں میں یہ پھر لمبے ہو جائیں گے۔ میں نے انکل کو فون کیا کہ وہ وہاں آ جائیں۔ وہ آدھے گھنٹے میں پہنچ گئے۔ میں ان کی کار میں آ کر ان کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹی، مجھے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوشیاں حاصل نہیں ہوئیں جتنی تم سے مل رہی ہیں، میں اس تمہاری خوشگوار تبدیلی سے حیران بھی ہوں اور تمہیں دعائیں بھی دے رہا ہوں۔ میں آپ سے تنہائی میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں، کسی ایسی جگہ چلیں جہاں سکون سے باتیں ہو سکیں۔ میں بھی تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ تم مجھے کیا سرپرائز دے رہی ہو، لیکن ابھی آدھے گھنٹے بعد ایک اہم میٹنگ ہے ایک جاپانی فرم سے،
करोड़ों रुपए की डीलिंग होने वाली है। क्या तुम 2 घंटे तक मेरा इंतज़ार कर सकती हो? नो प्रॉब्लम। मैं अभी अब्बू के पास जाऊंगी, आप 2 घंटे बाद मुझे वहाँ लेने आ जाएं। उन्होंने कार स्टार्ट की। अब्बू जहांगीर रोड के एक मकान में रहते थे। अंकल वहाँ मुझे ड्रॉप करके चले गए। मैंने दरवाजे पर आकर दस्तक दी। अब्बू ने दरवाज़ा खोलकर मुझे देखा, फिर खुश होकर दोनों बाजू फैलाकर कहा, मेरी बेटी आई है। मैं इनके बाजुओं में समा गई और कहा, आप बहुत याद आ रहे थे, इसलिए हफ्ते का इंतज़ार नहीं किया, थोड़ी देर के लिए आई हूँ। उन्होंने मेरी पेशानी को चूमकर कहा, अंदर आओ। मैं एक कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने मेरे सामने बैठते हुए कहा, ये बताओ, माँ बेटी की महाभारत कैसी चल रही है? आजकल तो ज़ोरों पर है। कल वो इस कदर एबनॉर्मल हो गई थी कि मेरा गला दबोचने लगी थी। मैंने इनका मुंह नोच डाला। अब वो कुछ अरसे तक किसी को अपना मुंह नहीं दिखाएंगी, किसी के सामने नहीं जाएंगी। तुम्हें माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मुझे क्या करना चाहिए था? वो गला दबाकर मार रही थी, क्या मैं मर जाती? ये देखें, मेरे बाल कितने लंबे और खूबसूरत थे। उन्होंने धोखे से काट डाले। मैं अभी इन्हें सेट करा कर आ रही हूँ। वो ज़रा मगरूर है, गर्म मिजाज है, मगर बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर वो इतनी मगरूर क्यों हैं? जिन्हें मुक़द्दर से गैर मामूली हुस्न मिलता है वो मगरूर हो जाती हैं। बचपन ही से इनके मिजाज में गर्मी और शाहाना तकब्बुर पैदा हो जाता है। वो अपनी तारीफ़ें सुनते सुनते जवान होती हैं। जवानी में दीवाने परवाने इनकी कीमत और कदर बढ़ाते हैं। इनके नाज नखरे उठाकर इन्हें बद मिजाज बना देते हैं। फिर वो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। मैंने कहा, और वो एक शौहर के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा शौहर कबूल करती रहती हैं, जैसा कि मम्मी कर रही हैं। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा और फिर पूछा, क्या कह रही हो तुम? अपनी माँ के बारे में ऐसा ना सोचो। मैं नहीं सोचूंगी। वो अंकल बदर आलम की मौत का इंतज़ार कर रही हैं। अंकल के दिल में सुराख हो गया है, वो ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। मम्मी पहले से तीसरे शौहर का इंतज़ाम कर चुकी हैं। वो हैरानी और बेयकीनी से मुझे देख रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, तुम ये सारी बातें कैसे जानती हो? कल रात वो किसी होने वाले तीसरे शौहर से फ़ोन पर बोल रही थीं। मैंने छुपकर उनकी बातें सुनी थीं। तुमने और क्या सुना? वो और क्या कह रही थी? और कुछ न पूछें, वो दौलत की लालची हैं। अंकल बदर आलम के साथ इस उम्मीद पर दिन गुजार रही हैं कि इनकी मौत के बाद तमाम दौलत और जायदाद इन्हें मिलेगी। इनके बाद वो तीसरे से शादी करेंगी और वो तीसरा भी यकीनन बहुत ज़्यादा दौलतमंद होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि शीरी अभी से किसी तीसरे के साथ मामला तय कर रही है। मामला तय हो चुके हैं, वो इससे चोरी छुपे मिलती भी हैं। क्या बकवास कर रही हो? अपनी माँ को बेहया कह रही हो? मानता हूँ कि वो दौलत की तलबगार है, इसने मुझे ठुकरा दिया। इसके बावजूद ये कहूँगा कि वो बेहया नहीं है। तुमसे सुनने में गलती हुई है। वो बड़े एतमाद से कह रहे थे कि मम्मी बेहयाई नहीं कर सकती। इनका एतमाद देखकर मैंने तस्लीम कर लिया कि मुझसे सुनने में गलती हुई है। वो कुछ परेशान से हो गए थे, मुझे सोचती हुई नज़रों से देख रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, तुमने फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू कैसे सुन ली? मैंने बताया कि हमारे कमरों की बालकोनियाँ एक दूसरे के करीब हैं। वो अपनी बालकोनी में मेरी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। मैंने अपनी बालकोनी की एक निस्फ दीवार के पीछे छुपकर सुना है। वो बोले, तुम दोनों एक दूसरे की टोह में लगी रहती हो, इसीलिए झगड़े बढ़ते रहते हैं। दूसरों की बातें छुपकर सुनने से फसाद बढ़ता है, कम नहीं होता। तुम्हारी माँ को चाहिए कि वो तुम्हारे मामलात में मुदाखलत ना करे। तुम अब समझदार हो गई हो, अपना भला बुरा खूब समझती हो। इसी तरह तुम्हें अपनी माँ की बातें छुपकर नहीं सुननी चाहिए। इसके अपने ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मैं मुदाखलत नहीं कर रही हूँ, इन्हें तीसरे शौहर को सिग्नल देने से रोक रही हूँ। छुपकर सुनने से ये तो मालूम हुआ कि बेचारे अंकल मरीज़ हैं और इनकी ज़िंदगी मुख्तसर हो गई है। तुम इसे बेचारा कह रही हो? ताज्जुब है,
तुम तो इससे नफ़रत करती थी। मैं गलती कर रही थी। मुझे सिर्फ मम्मी से नफ़रत करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही एक सौतेले बाप को मुझ पर मुसल्लत किया है। आप कहते हैं कि मैं इनकी टो में ना रहूं? नहीं रहूंगी तो इनकी कमज़ोरियां मालूम नहीं होंगी। वो मेरी कमज़ोरियां गिनवाती रहेंगी और मैं जवाबन कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्या तुम बदर आलम को बताओगी कि तुम्हारी माँ इससे बेवफाई कर रही है, इसकी मौत का इंतज़ार कर रही है और किसी होने वाले तीसरे शौहर से छुपकर मिलती है? इन्हें दौलत और हाई स्टेटस का गुरूर है। अंकल को इनकी असलियत मालूम होगी तो वो इन्हें धक्के देकर अपने घर से निकाल देंगे। वो इन्हें अपनी दौलत और जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। वो कुर्सी खींचकर मेरे करीब आ गए, फिर बोले, तुम इस अंकल के सामने अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं कहोगी। उन्होंने दोनों हाथों से मेरा हाथ थाम लिया और कहा, वादा करो, जिस माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है इसकी तौहीन नहीं करोगी, इसे बदर आलम की नज़रों से नहीं गिराओगी। मैंने अपना हाथ छुड़ाकर नागवारी से कहा, उन्होंने अपना दूध नहीं पिलाया है। आप ही ने एक बार कहा था कि वो अपनी फिक्र का बहुत ख्याल रखती थी, मुझे ऊपरी दूध पिलाया करती थी। चलो, अपना दूध नहीं पिलाया, तुम्हें 9 माह पेट में रखकर पैदा तो किया है, दिल पर पत्थर रखकर पैदा किया है। इन्हें 2 माह बाद पता चला था कि वो उम्मीद से हैं। इन दिनों वो बीमार और कमज़ोर थीं। डॉक्टर ने इस काज से मना किया था। कमज़ोरी और खून की कमी के बायस इनकी मौत वाक़ई हो सकती थी। वो अपनी सलामती की खातिर मुझे पैदा करने पर मजबूर हो गई थीं। ये बात वो कई बार गुस्से में मुझसे कह चुकी हैं। मुझे मोहब्बत से पैदा नहीं किया गया, मैं ज़बरदस्ती इस दुनिया में आई हूँ। अब्बू ने सर झुका लिया। मैंने कहा, मम्मी ने आपसे वफ़ा नहीं की, फिर भी इनकी हिमायत में बोलते हैं। मैंने आपके बेडरूम में इनकी तस्वीर देखी है, अब तो वो नामहरम है, फिर इनकी तस्वीर बेडरूम में क्यों है? महरम और नामहरम का मसला ना उठाओ। कैलेंडरों, किताबों और रिसालों में औरतों की तस्वीर शाया होती रहती हैं। ये तस्वीर हज़ारों लाखों घरों में जाती हैं, जबकि वो नामहरम होती हैं। मुझसे शादी के बाद तुम्हारी माँ ने कई इश्तहारी फिल्मों में मॉडलिंग की थी। वो दुनिया वालों के लिए नामहरम थी, लेकिन लाखों अफराद इन्हें स्क्रीन पर देखते थे। तुम्हारी माँ की वो तस्वीर ही मेरे पास नहीं है। इनकी और भी कई यादगार तस्वीरें मेरे पास महफूज हैं। मम्मी के पास आपकी कोई यादगार चीज़ नहीं है। उन्होंने अपनी यादों से आपको हरफ़े गलत की तरह मिटा दिया है। ऐसा लगता है आप भी इनसे तवक्को रखते हैं कि वो हार पछताकर आपके पास चली आएंगी। वो ना आए, मगर मैं तो उम्मीद रखता हूँ। कितने ही लोग अपनी गलतियों पर बरसों बाद पछताते हैं। एक आम घरेलू औरत से कोई गलती हो तो इसे मार पीट कर घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन हसीन औरत ठोकर मार कर जाए तो इसके लिए आहें भरी जाती हैं, इसकी वापसी की तवक्को की जाती है। मैं ज़ाहिरी हुस्न का दीवाना नहीं हूँ। दूसरे दीवानों की तरह मैंने तुम्हारी माँ की खुशामद नहीं की, इसे दिल की गहराइयों से चाहता रहा। मैंने इस पर शायरी की, इसे देने के लिए मेरे पास दौलत नहीं थी। मेरे कलाम का मजमुआ शाया हुआ था। मैंने इस किताब को इसके नाम से मंसूब किया था, लेकिन वो बदर आलम के पास चली गई, क्योंकि मैं किताब लिखता हूँ और वो चेक लिखता है। बाहर से कार का हॉर्न सुनाई दिया। मैंने अपनी जगह से उठकर कहा, अंकल आए हैं, मैं चलती हूँ। वो मेरे साथ दरवाजे तक आते हुए बोले, तुम यहाँ आकर जाती हो तो एकदम से तन्हाई का एहसास और शदीद हो जाता है, और मैं जानती हूँ कि आप तन्हाई दूर करने के लिए शादी नहीं करेंगे, सारी उम्र मम्मी के लिए दरवाज़ा खुला रखेंगे। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। मैं इन्हें खुदा हाफिज़ कहकर कार में आकर बैठ गई। अंकल ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे ज़रा देर हो गई, मीटिंग बहुत अहम थी। मेरा ख्याल है तुम्हारा वक्त यहाँ अच्छा गुजरा होगा। जी हाँ, ये बताएं कि मीटिंग कैसे रही? बहुत कामयाब रही है। 200 करोड़ की डीलिंग हुई है। क्या तुम मेरे कारोबार में दिलचस्पी लेना चाहोगी? पता नहीं हालात मुझे कहाँ से कहाँ ले जाएंगे।
मम्मी तो मुझे आपकी छत के नीचे नहीं रहने देंगी। तुम शीरीं की फिक्र ना करो, मैं इससे निपट लूँगा। एक बात पूछूं? बेशक, ज़रूर पूछो। खूबसूरत बीवी बेहतर होती है या खूबसीरत? ये भी कोई पूछने की बात है? सभी कहेंगे कि खूबसूरत बीवी बेहतर होती है। इसके बावजूद सभी खूबसूरत बीवी पर जान देते हैं। ये नहीं समझते कि दुख बीमारियों में एक खिदमत करने वाली बीवी काम आती है। आप भी नहीं समझते। मम्मी आपकी कोई खिदमत नहीं करती हैं, सुबह से शाम तक आईने के सामने रहती हैं या फिर क्लबों और दूसरी तफरीहात में वक्त गुजारती हैं। मैं एक बीवी की खिदमत गुजारी का मोहताज नहीं हूँ। मुलाजमाएँ और मुलाजिम सारा काम करते हैं। बीमारी में नर्सों की खिदमत हासिल हो जाती हैं। अलबत्ता एक पहलू से तुम्हारी बात दुरुस्त है। बीमारी के दौरान पास आकर बैठने, अच्छी बातें करने और अच्छा वक्त गुजारने वाली ना हो तो तकलीफ़ होती है। मैं अपने आप से पूछता हूँ, तमाम उम्र जिद्दोजहद की, दौलत कमाई, मगर मोहब्बत का रिश्ता नहीं कमाया। सिर्फ मुझे वक्त देने वाली, सिर्फ मुझे भरपूर मोहब्बत देने वाली बीवी होती या बच्चे होते तो आज यूँ तन्हा तन्हा न रहता। आप बीमार हैं? आपकी बीमारी तशवीशनाक है। डॉक्टर क्या कहते हैं? वो क्या कहेंगे? बस ठीक ही है। मैं सोचता था कि अच्छा है कि ज़िंदगी कम से कम हो गई है। बहुत कुछ कमाने के बाद भी कंगाल हूँ। क्या फ़ायदा है जीने का? लेकिन कल रात से तुमने मेरी सोच और मेरा मिजाज बदल दिया है। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लग रही है। मेरी बच्ची, मैं जीना चाहता हूँ। आप गाड़ी कहीं रोकें। उन्होंने एक सर्विस रोड पर गाड़ी रोक दी। मैं अपनी जगह से खिसक कर उनके करीब हो गई। उनके शाने पर एक हाथ रखकर कहा, आप जिएंगे। मैं आपकी बीमारी और मौत से लड़ूंगी, दिन रात आपके साथ रहूंगी। उन्होंने हैरत और मुसर्रत से मुझे देखा। इनकी आंखें भीगने लगीं, इनके होंठ खुले। वो कुछ कहना चाहते थे, फर्जी जज्बात से कह नहीं पा रहे थे। उन्होंने मेरे दूसरे हाथ को देखा। मैंने वो हाथ इनकी तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों हाथों से मेरा हाथ थामकर फिर कुछ कहने की कोशिश करने लगे, लेकिन सारे जज्बात आंसू बन गए थे। ज़बान ना बोल सकी, आंखें बोलने लगीं, आंसू रवां हो गए। उन्होंने मेरे हाथ को अपने चेहरे से लगा लिया। ऐसे वक्त कुछ बोलना मुनासिब नहीं था। मैं चुप रही, इन्हें खामोशी से जज्बों का इजहार करने दिया। फिर कहा, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी और सरप्राइज़ ये है कि मैं आपको अंकल नहीं कहूँगी। उन्होंने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैंने कहा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको पापा कहूँगी। वो खुशी से खिल गए। मैंने अपना सर इनके बाजू पर रखा। वो मेरा सर सहलाते हुए बोले, मैं अपनी सारी दौलत लुटा दूँ तब भी ये खुशी, ये मोहब्बत और ये सच्चा रिश्ता नहीं मिलेगा जो तुम मुझे दे रही हो। आई लव यू माई बेबी। आई लव यू टू पापा। मैंने इनके बाजू से लगकर मुस्कुराते हुए देखा। वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोले, आज से तुम मेरी बेटी भी हो और बेटा भी। कल से तुम मेरे साथ दफ्तर जाया करोगी और बिजनेस के सिलसिले में ट्रेनिंग हासिल करोगी। मैं भी यही चाहती हूँ। किसी पर इन्हिसार नहीं करना चाहती। अपनी मेहनत और लगन से कोई नुमाया मकाम हासिल करना चाहती हूँ। मैं आपकी सरपरस्ती में अपना बेहतरीन कैरियर बना सकूँगी। वो दिन हम दोनों के लिए ईद से भी ज़्यादा खुशी का दिन था। वो ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहे थे। इनके पास सब कुछ होते हुए भी कोई इनका पुरसाने हाल नहीं था। ऐसे में इन्हें बेटी की सच्ची और बेलौस मोहब्बतें मिल रही थीं। मैं 20 बरस की होने वाली थी। उम्र की ऐसी भरी बहार में किसी खूबरू और बदमस्त जवान की तमन्ना होती है। इस दौर में हर नौजवान लड़की के नाम लॉटरी निकलने वाली होती है। इंतज़ार होता है, पता नहीं कौन धड़कनों की दहलीज पर आने वाला है। मैंने इब्तिदा में कहा था, मैं दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ हूँ। मुझे किसी खूबरू आइडियल की तमन्ना नहीं थी। इसे जब आना होगा वो मुकद्दर से चला आएगा। मैं रिश्ता चाहती थी, माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता। दुनिया के दस्तूर के मुताबिक मैंने लहू के रिश्तों में बेमिसाल मोहब्बतें तलाश की,
लेकिन इस तलाश में हारती जा रही थी। मम्मी को तो दिन रात भुगत रही थी। अबू से भी कुछ शिकायतें थीं। इनके बेडरूम में अब तक एक हसीन और मखरूर बीवी की तस्वीर थी, बेटी की एक भी तस्वीर नहीं थी। इनकी वालिहाना मोहब्बत से ये तसल्ली होती थी कि वो मुझे दिलो जान से चाहते हैं, लेकिन चाहत का कोई अमली सबूत नहीं था। ज़हन के किसी गोशे में ये तकलीफदेह ख्याल छुपा हुआ था कि वो भी मम्मी के फर्माबरदार शौहर थे। अगर मम्मी बीमार और कमज़ोर ना होती, इनके बदन में खून की कमी ना होती और लेडी डॉक्टर हमल ज़ाया करने पर आमादा हो जाती, तो अब्बू भी राज़ी हो जाते, मुझे पैदा होने से पहले मार डालते। ये बड़ा ही तकलीफदेह ख्याल था। हम अपनी दुनिया में रिश्तों का खेल खेलते हैं, कभी बाजी हार जाते हैं, कभी बाजी जीत लेते हैं। मम्मी बाजी हार गई थी, इसलिए मैंने अपनी ये ज़िंदगी जीत ली। अब्बू ने तो हारना ही सीखा है। मम्मी ने ज़िद की कि वो एक दौलतमंद से शादी करेंगी। इन्हें हुक्म दिया, मुझे हार जाओ, और दीवानावार चाहने वाले अब्बू इन्हें हार गए। अगर वो बीमार ना होती, तंदुरुस्त और तवाना होती और ये हुक्म देती, औलाद की तमन्ना ना करो, तो वो मुझ जैसी बेटी को भी हार जाते। ऐसे ही हालात ने मुझे समझाया है कि लहू के रिश्तों में भी सच्चाई नहीं होती। मम्मी का एक एक रवैया, एक एक हरकत बताती है कि मैं इनकी कोख में क्यों आई थी। अगर ना आती, अगर पैदा ना होती, तो वो आज से भी ज़्यादा हसीन और ग्लैमर गर्ल दिखाई देती। सभी के अमाल का हिसाब होता है और इसी दुनिया में होता है। मेरे पास अपने माँ बाप का हिसाब था। ये हिसाब बहुत गलत था, बड़ा तकलीफदेह था। मैं गलती से पैदा हो गई थी। हम अपनी कोठी के अहाते में आकर कार से उतर गए। मम्मी ने गाड़ी का हॉर्न सुना था। ड्राइंग रूम में एक सोफे पर तनकर बैठी हुई थीं। इन्हें जिस बात का गुस्सा था वो मैं पहले बता दूं। हुआ ये था कि जिस ड्राइवर के साथ मैं यहाँ से गई थी, उन्होंने से इंक्वायरी की थी। पता चला मैं सीमी आंटी के पास हूँ। इन्हें ज़रा इत्मीनान हुआ था, लेकिन जब 2 घंटे गुजर गए, फिर 3 घंटे गुजर गए, तो उन्होंने सीमी आंटी को फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि मैंने बाल सेट कराए हैं, फिर बदर आलम मुझे वहाँ लेने आए थे। मैं इनके साथ कार में बैठकर गई हूँ। बस ये सुनते ही इनका सुकून बर्बाद हो गया। इनके अंदर बेचैनियाँ भर गई। जहाँ बैठी थी वहाँ अंगारे बिछे हुए थे, उठकर खड़ी हो गई। जहाँ खड़ी हुई थी वहाँ भी अंगारे बिछे हुए थे। वो इधर से उधर जाने लगी, उधर से इधर आने लगी, कहीं ठहर नहीं सकती थी। अगर रुक जाती तो बिस्तर पर गिर पड़ती, वहाँ अंगारों पर लौटने लगी। इन्हें मेरा चैलेंज याद आ रहा था। मैंने सीमी आंटी के पार्लर जाने से पहले इनके कमरे में जाकर कहा था, ये बाल काटना आपको महंगा पड़ेगा। मैं ऐसी चाल चलने वाली हूँ कि आपके होश उड़ जाएंगे। और अब ये देखकर इनके होश उड़ रहे थे कि मैं इनके शौहर को ट्रैप करके कहीं ले गई हूँ। उन्होंने हर उस जगह फ़ोन किया जहाँ पापा के मिलने की तवक्को थी, लेकिन इनसे किसी भी फ़ोन पर राब्ता नहीं हुआ। पापा ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद रखा था। वो इस बात पर और सुलग रही थी। मैं पापा के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वो सोफे से उठकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ तेज़ी से आते हुए बोली, इस बुड्ढे के साथ कहाँ मुँह काला करने गई थी? इनके करीब आते ही पापा ने एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया। वो लड़खड़ाकर पीछे चली गई। वो नफ़रत से बोले, जलील औरत, तूने इल्ज़ाम तराशी की इंतहा कर दी। तुम अपनी बददिमागी के बायस मुक़द्दस रिश्तों को न समझ रही हो और न ही एहतराम कर रही हो। वो पाँव पटक कर बोली, मैं कुछ नहीं समझना चाहती। मैं नादान नहीं हूँ कि आप समझाएं। आप दोनों के बीच जो चक्कर चल रहा है, इसे मैं कई महीनों से। बात ख़त्म होने से पहले दूसरा तमाचा मुंह पर पड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और वो सेंटर टेबल के पास जाकर गिर पड़ी। अब वो सहम गई। पापा ने कभी फूल फेंक कर भी नहीं मारा था। वो जी बेगम साहिबा, जी आया नू कहने वाले शौहर थे। हमेशा इनके नाज नखरे उठाते रहे थे। आज खिलाफ तवक्को इनके तेवर बदल गए थे। उन्होंने एक जालिम शौहर की तरह इनकी पिटाई की थी। तेवर बता रहे थे
کہ وہ اپنی بد دماغی سے باز نہیں آئیں گے تو وہ انہیں مار پیٹ کر گھر سے نکال دیں گے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگیں۔ پاپا ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں ان کے پاس آ کر صوفے کے ہتھے پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپانے کے باوجود انگلیوں کے درمیان سے مجھے ان کے قریب دیکھ رہی تھیں۔ میں انہیں جلا رہی تھی اور وہ جل رہی تھیں۔ اب وہ کوئی غلط الزام نہیں دے سکتی تھیں۔